हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 हिंदी आरओ है चैप्टर 3 पथिक के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? इसका उत्तर है, पथिक का मन बादल पर बैठकर संपूर्ण नील गगन में घूमना चाहता है और समुद्र की लहरों पर बैठकर सागर का कोना कोना देखना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है, सूर्योदय के वर्णन के लिए लिए कवि ने विभिन्न विभागों का प्रयोग किया है। कवि कहता है कि जब सूर्योदय होता है तब समुद्र में सूर्य का बिंब आधा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कंचन मंदिर का सोने का कंगूरा चमक रहा है। सूर्य की लालिमा ऐसे लग रही है जैसे लक्ष्मी जी के आने के लिए सोने की सड़क बनाई हुई है। इस प्रकार कवि ने विभिन्न बिंबों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय के लिए प्रयोग किया है। तीसरा प्रश्न है, आज से स्पष्ट करें। पहला है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहता है कि जगत का स्वामी अर्थात सूर्य मंद मंद गति में आता है। वह संसार को एक नई ऊर्जा देता है। सूर्य आकाश गंगा में एक तरफ खड़ा होकर प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहा है और मुस्कुराकर उसकी सुंदरता की मधुर गीत गाता है। दूसरा है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की बानी। इसका उत्तर है, यह पंक्ति प्रकृति के सौंदर्य की प्रेम कहानी का वर्णन करती है। प्रकृति का प्रेम बनते ही मधुर और मनोहर है। वह संसार को एक उज्जवल विचार प्रदान करता है। कवि कहता है कि मैं प्रकृति के प्रेम का अक्षय बनना चाहता हूँ। सारे विश्व को प्रकृति के मधुर प्रेम के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे वे प्रकृति को एक नए रंग और ढंग से देख सकें। प्रश्न नंबर 4 है, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें। इसका उत्तर है, कविता में कवि ने अनेक स्थानों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है, जो प्रकृति को एक सजीव रूप देता है। जिस प्रकार मनुष्य अपना रहन सहन बदलता रहता है, उसी प्रकार प्रकृति भी अलग अलग समय और ऋतु में अपना स्वभाव और रूप बदल देती है। कवि ने सागर का निर्भय, निडर और दृढ़ भाव के साथ गर्जन का वर्णन किया है। मनुष्य भी अपने पक्के इरादे के साथ इन सभी भावों के समावेश के साथ किसी कार्य की शुरुआत करता है। जिस प्रकार एक घर का मुखिया जब अपने घर में खुशी देखता है तो वह भी खुश होता है, उसी प्रकार कवि ने कविता में सूर्य को संसार का स्वामी कहा है और संसार में प्रेम और खुशी होने के कारण उसके चेहरे पर मुस्कान है। इस प्रकार कवि ने अपनी कविता का सजीव वर्णन करने के लिए मानवीकरण का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 5 है, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग 200 शब्दों में लिखें। इसका उत्तर है, समुद्र अर्थात जल का आकाश के लिए प्रतीत होता है। इसके लिए समुद्र नदियों से जस का तस शांत पर अपने भीतर सहस्त्र तूफान दबाए हुए है। समुद्र विशालता और व्यापकता का एकमात्र उदाहरण है। इसमें समाहित जीव जंतु, वनस्पतियां और रत्नों को बिल्कुल गहरे तक जानने की इच्छा सबको रही है। समुद्र पर सूर्योदय व सूर्यास्त का दृश्य सबसे अद्भुत होता है। समुद्र की गर्जना शेर की गर्जना के समान है, परंतु उसके किनारे बैठने पर अलग तरह की शांति का आनंद होता है। चांदनी रात में समुद्र की लहरों की सौंदर्य अद्भुत ही होता है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रेम सत्य है, सुंदर है। प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर परिचर्चा करें। उत्तर है, यह बात सत्य है कि प्रेम के विभिन्न रूप होते हैं। प्रेम सुंदर है क्योंकि हम जिससे भी प्रेम करते हैं उसकी केवल बाहरी सुंदरता से प्रेम नहीं करते, बल्कि उसके गुणों, उसकी अंदरूनी सुंदरता से भी प्रेम करते हैं। प्रेम सत्य है क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम करने के लिए किसी प्रकार छल या झूठ की जरूरत नहीं होती है। प्रेम के अनेक रूप हैं क्योंकि प्रेम किसी से भी किसी भी रूप में
हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि दो प्रेमी अथवा प्रेमिकाओं का ही प्रेम हो। यह भाई बहन, बेटी पिता और पशुओं या प्रकृति से भी प्रेम हो सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। इसका उत्तर है, यह कथन बिल्कुल सत्य है कि वर्तमान में मनुष्य प्रकृति से प्राप्त वस्तु से दूर होता जा रहा है। मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति का विनाश निरंतर करता रहा है और रोजगार के लिए लोग शहर में आते हैं और शहर में गांव जैसा प्राकृतिक वातावरण देखने का अवसर नहीं मिल पाता, जिसके कारण मनुष्य प्रकृति के संपर्क में नहीं रह पाता। प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हम निम्न कार्य कर सकते हैं। पहला है, घर में हमें छोटे पार्क बनाकर उनमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। दूसरा है, स्कूलों एवं अन्य संस्थाओं में पौधे लगवाने चाहिए। तीसरा है, बच्चों व बड़ों को जागरूक करना चाहिए कि से पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, इस प्रकार के। और चौथा है, महीने या साल में एक बार पहाड़ों या हरियाली जैसी जगहों पर घूमने जाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी यहीं समाप्त होते हैं। इस क्लास को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।